आज जिस शख्सियत से मैं आप लोगों की मुलाकात कराने जा रही हूँ, उनका तो नाम ही कमाल का है। उन्होंने बहुत सारे कमाल किए हुए हैं कराची के लिए और पाकिस्तान के लिए, और सबसे ज़्यादा कमाल तो उनकी शख्सियत है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ओवरसीज पाकिस्तान में भी उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा है। आई थिंक अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं किनके बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ पाक सरजमीन के चेयरमैन और फॉर्मर मेयर कराची सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। चलें चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आप ठीक हैं? सब खैरियत है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हमारे बाकी ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरह, क्योंकि आज टोरंटो 360 पे पहली बार वो आपको देख रहे हैं इतनी दूर से। सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू, और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी विद यू एंड आपके तमाम सुनने वालों देखने वालों को मेरा सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब हम किसी चीज को ज्वाइन करते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि उसमें हम अपना 100% दें। बहुत मेहनत से हम आगे बढ़ते हैं, अपना नाम बनाते हैं, जैसा कि आपने बनाया। लोगों ने आपको बहुत अप्रिशिएट किया, आपके ओपिनियंस को लोगों ने बहुत काउंट किया। तो क्या वजह थी कि आपने डिसाइड किया कि अब आपको MQM से हटना है? देखिए, इट वाज नॉट जस्ट वन डेज डिसीजन। 2008 के बाद से जब चीज़ें सामने आती रहीं और अल्ताफ हुसैन साहब के पैदर पे बहुत सारी चीज़ें आई, तो 2010 में उसके बाद जाकर इमरान फारूक साहब का मर्डर हो गया। मर्डर के बाद जब स्कॉटलैंड यार्ड ने इंक्वायरी की और 2011-12 के एंड में अल्ताफ हुसैन साहब को और तारिक मीर साहब और एम अनवर साहब को बुलाकर उन्होंने कॉन्फेस करवाया कि उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें ये पता चलता है कि पिछले 20 सालों से वो रॉ से पैसे ले रहे हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। इस बात का जब उनको कॉन्फेस करके आए वो अल्ताफ हुसैन साहब और तारिक मीर अनवर साहब, तो हम 8 लोगों को दुबई बुलाया गया और हमें बताया गया कि भाई हम पकड़े जाने वाले हैं बहुत जल्दी और आप लोग अपना अपना रोल प्ले करें, और जिसमें मैं भी उन 8 लोगों में शामिल था। तो उसके बाद डेफिनेटली फिर मैंने ये डिसाइड किया कि भाई ये जो बातें होती थी या सारी बातें हैं ये गलत नहीं थी। अब तो हॉर्सेस माउथ से हमें पता चल रहा है, और फिर मुझे ये ख्याल आया कि भाई रॉ कराची की सबसे बड़ी पार्टी को इसलिए तो पैसे नहीं दे रही है वो यहाँ पर वो स्कूल बनाए, वो यहाँ पर अस्पतालों में दवा दें, इसलिए पैसे दे रहे हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। और डिस्टेबलाइज कैसे होंगे कि जब लोग मरेंगे, और लोग कौन मरेंगे? वो डेफिनेटली कराची के रहने वाले लोग मरेंगे आपस में। तो फिर आई डिसाइडेड, और एट दैट टाइम मैं 6 महीने हुए थे मुझे सेनेटर बने हुए, और मेरे पास आपको पता है कि अपर हाउस में मेंबर होना बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी में 104 लोग सेनेटर होते हैं, और मेरे 5.5 साल बाकी थे सेनेटरशिप के। बट आई डिसाइडेड कि नहीं, ये मेरे सामने से अल्लाह ताला ने जो पर्दे उठाए हैं, मैं अब अल्लाह को झूठ नहीं बोल सकता। लोगों को तो नहीं इस वाली बात पता है, लेकिन अल्लाह को ये नहीं कह सकता मैं कि मरने के बाद कि भाई मुझे नहीं पता थी बात, मुझे ये बातें पता चलवा दी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं खामोशी से MQM को छोड़ दूं और अपनी फैमिली को लेकर फिर मैं 2013 में अलग हो गया। और फिर रब ने मुझे ये हिम्मत दी कि मैं जो गलत हो रहा था उसके ऊपर आवाज भी बुलंद कर सकूं, और 2016 में फिर मैं वापस आया हूं। अनीस कायम खानी साहब मेरे साथ वापस आए, और वो दिन है और आज का दिन है कि हम अपनी आवाज बुलंद करते हैं, हक की बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 लोगों से बनने वाली ये पार्टी आज लाखों लोगों की पार्टी है। अब रिसेंटली हमने 8 नवंबर को जलसा किया है उसी जगह पे जहां पर 11 पार्टीज ने जलसा किया था, और सीइंग इज बिलीविंग। लोगों ने देखा कि पूरी दुनिया ने देखा, 50 कैमरे वहां पर लगे हुए थे। उन्होंने देखा कि हमारी एक पार्टी का जलसा PDM की 11 पार्टी से बड़ा जलसा था कराची के उस सबसे बड़े ग्राउंड में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हियर, और हर दिन के गुजरने के साथ हमारी पार्टी बढ़ती चली जा रही है। ये एक बहुत मतलब अपने अंदर हिम्मत होने की बात होती है कि इतने सारे लोगों से आपको लगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि फिर आपको जान की भी थ्रेट्स हुई होंगी, आपको पता होगा कि आपकी फैमिली को या आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी आपने एक सही चॉइस करी और अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करते हुए आप आगे बढ़े। और माशाल्लाह से कराची की सपोर्ट हमेशा नज़र आ रही होती है कि आपके पास बहुत ज़्यादा है। कराची के लोग आपको वापस देखना चाहते हैं, वो आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि रीज़न था कि जब इलेक्शन हुए तो जिस तरह हम देखते हैं कि हाँ अगर आपकी अपनी पार्टी है, लोग आपको आगे बढ़ के सपोर्ट करें, तो फिर
क्यों आपको लगता है कि जैसे उतना जितना एक्सपेक्ट किया था वैसे तरह से वोट्स नहीं मिले? क्या उसमें कोई रिगिंग हुई है या क्या हुआ? देखिए, पाकिस्तान के जो 2018 के इलेक्शंस हैं, आपको पता है कि उस इलेक्शंस पे तो शायद जीतने वालों को भी अभी यकीन नहीं आया कि वो जीत गए हैं। जी। कराची का मामला भी कुछ ऐसे ही था और पीटीआई के एमएनएस जो जीते हैं 14 लोग, आप उनको उनकी हालात अगर मालूम करें, उनसे खुद पूछें, तो वो शाम में अपने घरों को जाकर सो गए थे और पीटीआई खुद कह रही थी कि हम 2 से 3 30 सीटें जीतेंगे शहर में और वो बहुत कॉन्टेंटेड थे इस वाली बात पे कि अगर वो 2 सीट भी 3 सीट भी जीत जाएँ, तो वो जाके घरों में सो गए थे और सुबह उनके घर वालों ने उनको उठाकर बताया कि भई आप जीत गए। हम्म। हमारे 3 रिजल्ट्स चले हैं टीवी पे 9:16 तक। 9:16 तक उस दिन इलेक्शन डे रात को हमारे 3 रिजल्ट्स चले हैं। एक एक अरशद वोरा साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी 90 के अजीजाबाद वाली, एक न्यू कराची से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के का रिजल्ट और एक सुरजानी की कॉन्स्टिट्यूंसी। ये तीनों रिजल्ट में मेरे पास आज भी फुटेजेस मौजूद हैं, तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं कि वहां पर हम जो है वो 1,500 2,000 वोटों से हम आगे थे, नंबर 1 पे थे। और सिर्फ मैं आपको एक मिसाल दूं कि अरशद वोरा साहब की पोलिंग एजेंट्स पोलिंग स्टेशन की तादाद थी 326। तो 21 पोलिंग स्टेशन का सिर्फ रिजल्ट आए थे 9:16 पे और 21 पोलिंग स्टेशन पे उनके वोटों की तादाद थी 8,222 वोट। हम्म। और उसके बाद जो है वो अंधेरा छा गया कराची के रिजल्ट पे। आरटीएस सिस्टम खत्म हो गया, बंद हो गया और हमारे पोलिंग एजेंट्स को कहा जाने लगा कि भाई आप घर जाएं, गिनती आपके सामने नहीं होगी और सारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। और उसके बाद जो है वो कहा गया 3-3 4 दिनों के बाद जब रिजल्ट आया कराची का, कोलू से रिजल्ट आ गया, अफगानिस्तान के बॉर्डर से रिजल्ट आ गया, नहीं आया रिजल्ट तो कराची का रिजल्ट नहीं आया। और 3 दिनों के बाद जब रिजल्ट आया कराची का, तो वो अरशद वोरा जिसको 21 पोलिंग स्टेशनों पे 8,222 वोट थे, उनको रिमेनिंग 305 पोलिंग स्टेशन पे सिर्फ 700 वोट दिखाए गए। हाउ कुड दैट बी पॉसिबल कि या। फी पोलिंग स्टेशन 2 वोट? तो इट वाज अ टेस्ट फॉर अस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इसको एक इम्तिहान कहता हूं और हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका था, धचका था। हम नहीं कह रहे कि पीएसपी सारी सीटें जीत रही थी, लेकिन पीएसपी सारी सीटें हार भी नहीं रही थी। और उस इलेक्शंस में अब जितनी भी बात होती है, आपको पता है कि मुल्क में एक पूरी तहरीक चल रही है उस इलेक्शंस को लेकर। मुल्क में जो है वो एक अजीब से अफरा तफरी है। तो मैं जी। समझता हूं कि हमने इसको अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान लिया और सही मानों में पीएसपी बनी ही इलेक्शन हारने के बाद है। और वो जो हमारे साथ हमारे कारकुनों में गुस्सा था, वो जो जोश था, उसने सही मानों में पीएसपी को बनाया है बाद में। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उससे ज्यादा मजबूत हैं और जो लोग जीतने वाले हैं आज देखेंगे वो रुसवा हो गए। जीतने वाले लोग आज रोजाना रुसवा होते हैं, रोजाना रुसवाई हो रहे हैं और एक दिन गुजर कर नहीं दे रहा। पाकिस्तान के लोगों की कंडीशन बहुत बुरी है और हम हम्म। हारने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं, एक इलेक्शंस गुजरे हैं और आने वाले इलेक्शंस अभी बहुत बाकी हैं और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला लोगों के पास हमारे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है अगर लोगों को अपना काम करवाना है। और मैं समझता हूँ लोगों को, जो लोग अब हमारे नहीं भी थे, उनको ये हालात वो देखकर भी हो बहुत गए हैं। अच्छी तरह से यकीन आ गया। जी बिल्कुल। जी। जैसे मैंने अर्लियर कहा था कि ये वाकई काफ़ी शॉकिंग था और ये आपको एक एक्सपीरियंस भी हो गया कि इस तरह से भी होता है। तो अब आगे जब इलेक्शन होंगे तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आपके ख्याल से क्या करना चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से काउंटिंग हो, आप लोगों के सामने हो, आपको एक सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ हमें इतने ही वोट मिले? नहीं, अब लोग जो है वो अपने डब्बों से नहीं, अब उनको भले आप गोली मार देंगे, अब वो वहां से नहीं निकलेंगे, अब वो अपने डब्बों को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि जो है बार बार ये मजाक नहीं होगा। और बिल्कुल हमारे सही बात लोगों है। ने, हमारे कारकुनों ने बहुत मेहनत की है, हम्म। खड़े हुए हैं और शहर का देखिए ना, जो भी तजुर्बा किया गया उससे शहर तबाह बर्बाद हो गया ना। आज कराची, यहाँ पर सिर्फ 6 माह में 1.5 लाख डॉग बाइट्स के केसेस हैं। यहाँ पर बच्चे लोग अपने बच्चों को फरोख्त करने पर तैयार हो गए हैं। यहाँ की इंडस्ट्रीज तबाह बर्बाद हो गई। यहाँ पर कचरा नहीं उठाया जाता। यहाँ की सड़कें एक भी साबित नहीं है। यहाँ पर पानी का निजाम ठीक नहीं है। यहाँ पर बिजली का निजाम ठीक नहीं है। यहाँ पर सर्दियों में गैस नहीं है, गर्मियों में लाइट नहीं है। हर चीज तबाह बर्बाद है। वो कराची जो कि पूरे पाकिस्तान को आज भी पालता है, रेवेन्यू इंजन है पाकिस्तान का, 68% रेवेन्यू कमा कर देता है, उस कराची में नौजवान हाथों में डिग्रियां लेकर मारा मारा फिर रहा है। उसके पास जॉब्स नहीं है। वो उस कराची में जरा सी बारिश होती है, रोड्स भर 30 जाते लोग हैं। बच्चे रोड भर जाते हैं। 30-32 नौजवान जो सड़कों पर करंट लगने से मर जाते हैं। जी। अभी हालिया बारिशों में, लास्ट जो बारिशें हुई थी, 64 लोग हलाक हो गए थे एक जरा सी बारिश में। इतनी इतनी तबाही हो गई जरा सी बारिश में कि नालों का पानी हजारों घरों में आ गया। और एनडीएमए को, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट
अथॉरिटी उसको वजीर आजम ने भेजा है यहाँ पे, उसके बाद आर्मी चीफ आकर बैठे यहाँ पर, चीफ जस्टिस ने अदालत लगाई है, इमरान वजीर आजम ने आकर जो 1100 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया है, जरा सी बारिश में कराची तबाह बर्बाद हो गया। तो ये है कराची, जो जो इस वक्त जो है बुरी बुरी, तो ये जीतने वाले लोग अगर वाकई अपना रोल प्ले कर रहे होते तो कराची इतनी तबाही बर्बादी के दाने पर नहीं खड़ा होता। मेरे जमाने में एक शहर दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था, आज ये 4th वर्स्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड है। बिल्कुल, जो आपका वक्त था लोग अभी भी उसकी जैसे, क्योंकि मैं तो लोगों की तरफ से बात करती हूँ जो हम सुन रहे होते हैं, तो उसमें यही आता है कि जब मुस्तफ़ा कमाल का दौर था तो कराची बहुत बहुत बेहतर था। और अब जैसा कि आपने बारिश को भी मेंशन किया, और वो हम लोग भी यहाँ सोशल मीडिया पे देख रहे थे, और अनफॉर्चुनेटली इतने लोगों की, बच्चों की, बूढ़ों की, कितने लोगों की जानें गई हैं बारिश के पानी की वजह से। तो जो ये जब गवर्नमेंट, मैं कराची की बात कर रही हूँ, कि जब वो एक पावर लेती है तो वो लेने को तो वो ले लेते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती है तो वो सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे होते हैं। तो कराची हमें काफ़ी अबैंडन नज़र आता है, कि मतलब लिया हुआ है लेकिन उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इसके लिए मतलब क्या किया जा सकता है? और जैसा आपने बताया कि 1100 रुपये का, सॉरी 1100 अरब रुपए का जो एक अनाउंसमेंट किया गया था, आई गेस वो इसलिए था क्योंकि लोग सड़कों पे निकल आए थे इस बार। हर बार कराची पे जब भी बारिश होती है रोड्स भर जाती हैं, लोग बेचारे सेम प्रॉब्लम से गुजरते हैं। तो इस बार क्या उनको मतलब ये चुप कराने के लिए कहा गया था कि अब कराची बिल्कुल बदल जाएगा? क्योंकि अभी तक आई डोंट थिंक इस पे कुछ किया गया है। जी, 1100 अरब रुपए में से 11 रुपए भी नहीं आने कराची के। वो सिर्फ जस्ट एक अनाउंसमेंट थी, एक माहौल गर्म हुआ हुआ था, जी। मीडिया जो है वो इस चीजों को फॉलो कर रहा था, तो इसलिए जो है वो ये सारी चीजें की गई। और मैं समझता हूँ कि देखिए कराची का के मसले का हल जो है वो इमदाद नहीं है। कराची को इमदाद देना ऐसे ही है जैसे किसी मजदूर की आप जो है वो महीने भर की तनख्वाह जब वो कमा कर निकले, उससे आप हम्म। तनख्वाह छीन लें उसकी, और उसको हम्म। एक खैराती इदारे से एक बिरयानी की थैली लाकर दे दें और कहें कि भाई लो इससे अपना पेट भर लो, ये तुम्हारा इमदाद है। और उसको उसकी बिरयानी की थैली देते हुए आप उससे तस्वीर भी खिंचवाएं कि हम तुम्हें पैकेज दे रहे हैं। भाई कराची पैकेज नहीं चाहिए, कराची को उसकी जो मजदूरी है उसका उसका हक चाहिए। हम इस मुल्क बिल्कुल। को पैकेज हम देते हैं भाई, 70% रेवेन्यू कमा कर देते हैं पाकिस्तान को, 95% रेवेन्यू पूरे सिंध को कमा कर देते हैं, हमें कौन पैकेज देगा? हम देते हैं पूरे पाकिस्तान को पैकेज। कराची को इमदाद नहीं, उसका हक चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। और हक क्या है कि 18वीं तरमीम में जो सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर जो इख्तियारात और वसाइल वफाक से सूबे को मिले हैं सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर, वो सूबे के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को, तमाम टाउन्स को, तमाम यूनियन काउंसिल्स को, तमाम सूबे के रहने वालों को नहीं मिल सके। वो इख्तियारात वसाइल वजीर आला हाउस में आकर, वजीर आला के ऑफिस में आकर पार्क हो गए। हम्म। अब जरूरत इस बात की है कि उस वजीर आला से निकालकर उन तमाम इख्तियारात को नीचे ट्रिकल डाउन करवाना है, नीचे नीचे डिस्ट्रिक्ट्स में लेकर जाना है, शहरों में लेकर जाना है, यूनियन काउंसिल में लेकर जाना है, जब जाकर सूबाई खुद मुख्तारी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा सही तरीके। दूसरी बात, एनएफसी अवार्ड में पैसे मिलते हैं पाकिस्तान के वफाक से सूबे के वजीर वज़रा आला को। वो एनएफसी अवार्ड का पैसा वजीर आला अपने पास लेकर बैठ जाता है, वो कहता है कि मेरे जात के पैसे हैं जिफ के। नहीं भाई, एनएफसी अवार्ड के बाद सूबे से डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफर होने के लिए पैसे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पीएफसी अवार्ड की जरूरत है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की जरूरत है, वो उसका इजरा नहीं होता। एनएफसी अवार्ड ले लेते हैं, पीएफसी अवार्ड नहीं देते। तो अगर उसी उसी फॉर्मूले से जिससे एनएफसी अवार्ड मिल रहा है, वफाकी सूबों को पैसे मिल रहे हैं, उसी फॉर्मूले के तहत सूबों से डिस्ट्रिक्ट को अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो हर डिस्ट्रिक्ट के मसाइल हल हो जाए, कराची का भी मसला हल हो जाए। और तीसरी बात है कि कराची की पॉपुलेशन गलत गिनी गई है। कराची कहीं से भी 2.25 करोड़ से कम का शहर नहीं है। हम कैसे बदनसीब पाकिस्तानी हैं कि ये रियासत हमें सही तादाद में गिनने से भी डरती है। हमें 1,60,00,000 गिन रखा है। कराची की आबादी कम से कम 55% है, पूरे सिंध की आबादी का 55% है। हर कोई कहता है कि कराची हमारा है, लेकिन कराची को ओन करने के लिए कोई भी कोई तैयार नहीं है। तैयार तो ये नहीं तीन है। बातें, कराची का सेंसस ठीक कर दें, कराची में डेवोल्यूशन ऑफ पावर कर दें 18 अमेंडमेंट के बाद नीचे, और फिर एनएफसी अवार्ड के बाद पीएफसी अवार्ड देना शुरू कर दें। आप देखिए कि कराची अगर आज पौने तीन हजार अरब रुपए कमा रहा है, 3.5 हजार अरब रुपए कमा रहा है कराची,
ये कराची, यही कराची 8,000 अरब रुपए इस पाकिस्तान को कमा कर दे सकता है। लेकिन बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना, कैश काउ है कराची। हम्म। आप यूर मिल्किंग दिस काउ, लेकिन यू आर नॉट गिविंग एनी, यू आर नॉट नॉट फीडिंग टेकिंग दिस गुड काउ। केयर तो ऑफ इट। कराची जी। को आप फीड करें ना, खुदा के वास्ते। तो हम्म। आपको, ये दूध देने वाली गाय है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, आपको ज्यादा अंडे देगी ये मुर्गी, लेकिन आप तो मुर्गी को एक दफा ही जबा करके सारे अंडे निकालने के चक्कर में लग गए हैं। जैसा अभी आपने मेंशन किया कि सिंध 98% रेवेन्यू जनरेट करता है, तो आप कराची का फ्यूचर कहाँ देखते हैं? देखिए, कराची का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हम्म। कराची के, यही हम आवाज लगा रहे हैं अब लोगों को, कि भाई ये रंग नस्ल और कम्युनिटी और ये एथनिसिटी के और मसलक के चुंगल से निकलकर बाहर आ जाओ। हमें सबने मजहब के नाम पर, मसलक के नाम पर और कौमियतों के नाम पर हमें लड़ाया है, और अपनी 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 अपना उल्लू सीधा किया है, अपनी अपनी सियासत चमकाई है। कराची को एक होने की जरूरत है, कराची की सारी बिल्कुल। एथनिसिटी को एक होने की जरूरत है। और हमारा इशू जो है वो हमारे हमारे मसाइल होने चाहिए, ना कि हमारी जात या हमारी रंग नस्ल, हमारी एथनिसिटी होनी चाहिए। ये हमारा इशू नहीं होना चाहिए। हमारे इशूज, हमारे प्रॉब्लम्स होने चाहिए, और इशू बेस्ड सियासत होनी चाहिए। और वो इशू जो भी रिजॉल्व करे, वो किसी एक एथनिसिटी की बात ना करे, वो किसी एक मसलक की बात ना करे। और ये वाला काम पाक से जमीन पार्टी ने 4 सालों से किया है। हमने नेशनल पॉलिटिक्स की है, कराची से शुरुआत की है उसकी। हमने भाइयों को भाइयों से मिलाया है, और हमने जोड़ने की सियासत की है। कराची में कोई जोड़ने वाला नहीं था, हर कोई तोड़ने वाला था। अलग अलग इलाके बटे हुए थे, एक दूसरे को मारते थे यहाँ पर लोग। जिस जमाने में हम वापस आए, कराची में 22 लोग रोजाना इस कराची में मार दिए जाते थे, एवरेज। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी कोशिशों की वजह से और लॉ एनफोर्समेंट की कुर्बानियों की वजह से हमने हमने सॉफ्टवेयर का रोल प्ले किया है, कि हमने जाकर कम्युनिटीज को आपस में जोड़ा है। मेरे पास हम्म। आज मेरी पार्टी में मुहाजिर भी हैं, पख्तून भी हैं, सिंधी भी हैं, बलूचीज भी हैं, जी। और सराइकी और हजारेवाल, सब लोग हैं। और ये पाक सर जमीन पार्टी है, और हमारे पास सारे लोग मौजूद हैं पाकिस्तान से। और ये आपको पता है कि कराची में लाखों की तादाद में तमाम डिफरेंट एथनिसिटीज मौजूद हैं। जी। कराची में एथनिक पॉलिटिक करने वाला अपनी कौम का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। क्योंकि अगर हम्म। फर्ज करें मैं मुहाजिर हूं, मुझे अपने मुहाजिर होने पर हाली फख्र है। जिस महाजनों को। तरह से जी। किसी को अपने सिंधी जिस तरह से किसी को अपने सिंधी पख्तून बलोच होने पर फख्र है, मुझे अपने मुहाजिर होने पर फख्र है। लेकिन अगर मैं इस बिल्कुल। बुनियाद पर सियासत करूंगा, और मैं दूसरी एथनिसिटीज को अपने पास से दूर करूंगा, तो तो आप वो डेफिनेटली आइसोलेट कर रहे नफरत, हैं। जी। वो आइसोलेट करेंगे उनको, नफरत पैदा होगी। वो मेरी कौम से लड़ेंगे, मेरी कौम उनकी कौम से लड़ेगी, तो मैं फिर तालीम भूल जाऊंगा, मैं रोजगार भूल जाऊंगा, मैं सेहत और सफाई भूल जाऊंगा, और हम जान लेने और जान देने के कारोबार में इन्वॉल्व हो जाएंगे। दुश्मन मुल्क हमारे हमारे अंदर पेनिट्रेट करेगा, रॉ पेनिट्रेट करेगी, और वो दोनों तरफ से फ्यूल करेगी। और यही होता रहा है पिछले 35 सालों में। हमने इस आग को बुझाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमसे ये काम लिया है, हमने इस आग को बुझाया है। और आज कराची में कोई एक दूसरे को मार नहीं रहा। हम सिर्फ हम्म। इशू बेस्ड सियासत करें। जब भी आप देखें कि हमारे पास आज एक ना वजीर आजम है, ना कोई काउंसलर है, ना कोई एमपी एमएनए, फिर भी जी। हमारी कॉल पर लाखों लोग जमा हो रहे हैं। ये हमारे नजरिए की जीत है, और आने वाला वक्त इंशाल्लाह ताला पाक से जमीन पार्टी का होगा। जैसे अभी आपने मेंशन किया कि कोई भी कराची को ओन करने के लिए तैयार नहीं है, तो जो आपकी पार्टी है, पाक से ज़मीन की जो पार्टी है, तो क्या वो कराची को ओन करती है? वेल, मेरा माजी ही मेरे आज की दलील है। मेरा हम्म। मेरा माजी ही मेरे 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 मुस्तकबिल की दलील है। जब कराची मेरे पास जब 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 ये अल्लाह ताला ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी, तो जी। कराची, रात में पूरा कराची सोता था, और मैं रातों को अपने बिस्तर को छोड़कर मैं कराची की किसी गली में अपनी रात की कुर्बानी देता था, कि हम्म। अपनी उन लोगों की अगली सुबह को मैं सही कर सकूं। कराची, अल्लाह ताला ने हमारे जरिए दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल करा दिया। मैंने अपने हाथों से 300 अरब रुपए, 300 बिलियन रुपीस खर्च किए। आज मेरा दुश्मन भी मुझ पर कोई 1 रुपए भी हराम कमाने, चोरी करने का इल्जाम नहीं लगा सकता। बिल्कुल। दयानतदारी से ये पैसे लगाए हमने। आज ना मेरी कोई जमीन है, ना मेरा कोई प्लॉट है, ना मेरा कोई स्कैंडल आ रहा है, ना मेरे कोई शादी हॉल है, ना कोई मेरे में कोई पेट्रोल पंप चल रहे हैं। ये हमारा किरदार है। तो मैं बिल्कुल। इससे ज्यादा और क्या सबूत पेश करूं। और फिर इस 2016 में जब हम आए हैं, तो मैं कोई अपना प्लॉट छुड़वाने के लिए तो नहीं आया हूं। मैं अल्ताफ हुसैन साहब से अपनी दुश्मनी ले लूं। हमने हम्म। रॉ को अपना दुश्मन बनाया, अल्ताफ हुसैन को अपना दुश्मन बनाया। जी। हमने अपने बच्चों को छोड़कर हम आए उस वक्त जब सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी। तो मैं समझता हूं कि हम पर जो जो कर्ज वाजिब भी नहीं था, हमने इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए, हमने उससे ज्यादा कर्ज अपने जो वाजिब भी नहीं था वो भी हमने अदा किया है।
हमने हमने अपनी अपने अपने हिस्से का रोल प्ले किया है। तो मैं समझता हूँ किसी को हमारी हुब्बुल-वतनी पे, हमारी ओनरशिप पे डाउट होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, इसी वजह से तो इतने सारे लोग, इतने करोड़ों लोग आप लोगों की सपोर्ट में खड़े हैं, जो कि हमने आपका जो जलसा हुआ था उसमें हम लोगों ने खुद भी देखा था। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब वो लोग खुद बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो ये मसले हैं, हर इंसान को इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, ख़ास तौर पे जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, क्योंकि वो भी अब इन सब चीज़ों से परेशान हो चुके हैं। हर दफ़ा जब एक नई अनाउंसमेंट आती है वो लोग यकीन करते हैं, एक नई उम्मीद उनके दिलों में आती है, और हमें पूरा यकीन है कि आप इंशाल्लाह पावर में आते हैं तो फिर आप सबसे पहले क्या करेंगे? लेट्स से कि आपकी गवर्नमेंट आ गई है, तो अब आपने कराची के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आई नो, लेकिन क्या समझते हैं कि आप फिर क्या करेंगे? देखिए, कोई कराची, जैसा आपने खुद कहा कि कराची तो बिल्कुल इस तरह है कि जैसे कोई जंग जंग ज़दा शहर है, कोई जंग से वापस, और हर चीज़ तबाह बर्बाद हो गई है। बिल्कुल, जी। तो हर चीज़ को आपको साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा, हर चीज़ ठीक करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग अथॉरिटी और एग्जिस्टिंग पैसे हैं और एग्जिस्टिंग जो इख्तियारात हैं, इससे शहर की मेंटेनेंस को ठीक करना पड़ेगा। शहर में सॉलिड वेस्ट निज़ाम के निज़ाम को मैनेज सही करना पड़ेगा। उसमें से जो भी रिश्वतें जा रही हैं, जो भी लीकेजेस, उसको बंद करना पड़ेगा, और शहर में डेवलपमेंट के नाम पर जितने पैसे आ रहे हैं, उस पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले नए प्रोजेक्ट बनाने से पहले जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं, उसकी मेंटेनेंस ठीक करनी पड़ेगी सारी, उसको बिल्कुल। ठीक करना पड़ेगा, और वो हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से। फिर जो सिटी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा। इतने पैसे हैं कि आज भी वो हॉस्पिटल्स सही तरीके से मैनेज हो सकें, और जी। इसी तरह से फिर उसके बाद मजीद नए अख्तियारात के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। लेकिन ये जद्दोजहद उसी वक्त कामयाब होगी कि जब आप एग्जिस्टिंग आपके दिए हुए अख्तियारात को ईमानदारी से आप अदा करें। लोगों की इम्प्लीमेंट जब करें। ओनरशिप आ जाएगी, लोगों को जब ये बिलीफ हो आ जाएगा कि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और उनको जो आपके पास पैसे हैं वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं सही तरीके से, तो फिर लोग आपकी बात पर सुनेंगे भी, और फिर आप जिससे अख्तियारात मांग रहे हैं, उनको आपकी बात माननी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, हमने ये शहर अल्लाह ताला ने हमारे हाथों से चलवाया है। मुझे कोई आई डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील। मुझे ये मैंने शहर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे नहीं समझा। मैंने हम्म। बारिशों में, तूफान में, आंधी में, सर्दी में, गर्मी में, रातों में, दिनों में जाग कर, सड़कों पर खड़े होकर अल्लाह ताला ने हमें इस काम को समझाया है, सिखाया है। हमने बिल्कुल। इसको, अल्लाह ने इसे मैनेज करना सिखाया है। हमारी अल्लाह का शुक्र है, आज तो हमारी फिंगर टिप्स पे है सारी चीजें। और मेरा नहीं ख्याल है कि हमसे अच्छा कोई डॉक्टर है कराची का। कराची जो है उस वक्त बीमार है, और उसको अच्छे डॉक्टर सर्जन की जरूरत है, और सारे डॉक्टर्स फेल हो गए। एमक्यूएम से इलाज कराया और तबीयत खराब हो गई। पीपल्स पार्टी इसका इलाज करती नहीं है, और पीटीआई ने तो इस शहर को वेंटिलेटर पे डाल दिया 2.5 सालों से। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस शहर की जान बचानी है, तो हमारे अलावा किसी और के पास आज तो इसका इलाज नहीं है। अच्छा, जैसे जब हम लोग भी यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान, क्योंकि मैं भी कराची से हूँ, तो वहाँ पे भी मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जो वैसे तो होमलेस लोग दुनिया के हर जगह पे होते हैं, या हमारे कनाडा में भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे ये कि सारे कि वो हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। बहुत सी बेचारी औरतें होती हैं, बच्चे उनके साथ होते हैं, सोने की उनके पास जगह नहीं होती साइड वॉक पे या पार्क में या मस्जिद में। तो क्या आपकी गवर्नमेंट उनके लिए कुछ कर सकती है कि जैसे कोई उनके लिए शेल्टर होम हो? क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती भी हैं, लेकिन वो करप्शन की वजह से जो डिजर्विंग लोग हैं उन तक वो पहुँचती नहीं है। तो क्या होमलेस लोगों के लिए कुछ किया जा सकता है? देखिए, बहुत कुछ किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, और हम्म। किया भी गया पहले। लेकिन जब आप ये सब चीजें दुनिया भर में थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट होती है, वो करती है काम। जी। आपको नेबरहुड जो जो कमिटीज होती हैं, वो ये काम करती हैं। अब बदकिस्मती से पाकिस्तान में कभी भी जो जमहूरियत की पहली सीढ़ी है, उसको सो कॉल्ड हमारे जमहूरी नुमाइंदों ने आज तक चलने ही नहीं दिया। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि लोकल गवर्नमेंट का जब भी निज़ाम आया पाकिस्तान में आइडियल किस्म का, वो आर्मी जर्नैल और डिक्टेटर्स लेकर आते हैं, और जब जब ये सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमतें आती हैं, वो इस पर शब-ए-खून मारती हैं, और मौजूदा जमहूरी हुकूमत ने भी यही काम किया। आप देखें कि 2.5 साल पहले जब ये हुकूमत आई थी, तो मुल्क में जैसा-तैसा एक बल्दियाती निज़ाम मौजूद था चारों सूबों में। पहले हम्म। बलूचिस्तान का टेन्योर खत्म हुआ, पौने 2 साल हो गए, 4 महीनों में इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, पौने 2 साल हो गए, आज तक वहाँ पर इलेक्शन नहीं कराए गए। फिर खैबर जी। पख्तूनख्वा का टेन्योर खत्म हुआ, 4 महीने में इलेक्शन होने चाहिए थे, तो 1.5 साल हो गए, वहाँ पर इलेक्शन नहीं कराए गए। फिर 56,000 काउंसलर्स थे पंजाब में,
उसको पीटीआई के वजीर आला ने एक जुम्बिश कलम से, एक ऑर्डर से उनको सबको घर भेज दिया। उनके 2.5 साल का टेन्योर अभी बाकी था। सिंध में 6 माह हुआ गया, लोकल टेन्योर खत्म हो गया है। अब जो है वो यहाँ पर कोई इलेक्शन के आसार नहीं है। तो मौजूदा, और उसके मजे की बात यह है कि देखिए आज जो ये ऑपोजिशन जमातें अपनी तहरीक चला रही हैं हुकूमत के खिलाफ, इसमें जो सबसे बड़ी जमात है वो पीएमएलएन है। मुझे हैरत होती है इस बात की कि पीएमएलएन के जो सरबराह हैं नवाज शरीफ साहब, जी। वो ये तो कहते हैं कि मुझे मुझे क्यों निकाला, वो ये बार बार कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला। इसी हुकूमत ने उनके 56,000 काउंसलरों को निकाल दिया है। वो एक लफ्ज नहीं बोलते कि मेरे काउंसलरों को क्यों निकाला। ये वो हम्म। माइंडसेट शो करता है कि वो ये माइंडसेट है हमारे सियासतदानों का, जागीरदाराना वडेराना माइंडसेट, कि वो अपने से नीचे इख्तियारात अपने लोगों को भी देने के लिए तैयार नहीं है। नवाज हम्म। शरीफ को इस बात का तो दुख है कि उनको क्यों निकाला, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है कि उनके 56,000 इलेक्टेड काउंसलर्स को घर इस हुकूमत ने क्यों भेज दिया है। ये वो माइंड से, फिर पीटीआई की हुकूमत पंजाब में इलेक्शन नहीं करा रही, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं करा रही, सूबा सिंध में, तो फिर इसका मतलब बात ही नहीं कर सकते। तो इस वक्त मुल्क जो है वो एक वजीर आजम और 4 वज़ीर आला पूरे मुल्क के तमाम वसाइल और अख्तियारात पर बरजमान हुए बैठे हैं। वो अपने से नीचे जितनी चीजें हैं ब्यूरोक्रेसी के जरिए चलवा रहे हैं, हजारों हम्म। अरब रुपए ब्यूरोक्रेट खर्च कर रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म और कोई हो नहीं सकता। ये इस वक्त मुल्क हमारी जमहूरी ताकतों ने इस मुल्क में जमहूरी मार्शल्ला लगा रखा है। मैं उसको जमहूरी मार्शल्ला मार्शल्ला कहता हूं कि आप इमेजिन कर सकती हैं कि न्यूयॉर्क शहर एक दिन भी बगैर मेयर के चले। आप इमेजिन कर सकती हैं कि टोरंटो एक दिन भी बगैर मेयर के चले। आप इमेजिन कर सकती हैं कि लंदन, शंघाई और इस्तांबुल एक दिन भी बगैर मेयर के चले। तो इमेजिन नहीं कर सकती दुनिया। बिल्कुल। इस जदीद दुनिया में आज पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर, छोटे छोटे शहर और तमाम जो जो लोकल गवर्नमेंट है वो बिल्कुल नापैद है, और तमाम शहर जो ब्यूरोक्रेसी चला रही है और साल साल से चला रही है, कोई उसका पूछने वाला नहीं है। तो मैं इस जमहूरियत को नहीं मानता जो ये जमहूरी लोग अपने आप को कहते हैं। अगर ये जमहूरी सोच वाले लोग होते तो सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रेंथन करते। वही नर्सरी है, नए लीडर पैदा करने की नर्सरी है। लोकल गवर्नमेंट की नर्सरी से नए नेशनल लीडर पैदा होते हैं। इन्होंने उस नर्सरी को बाय डिजाइन बंद कर रखा है खुद ही। ये जैसे अभी जो हमारे पाकिस्तान के इमरान खान साहब हैं, बहुत सारे लोगों ने एक उम्मीद के साथ उनको एक वोट दिया, क्योंकि सबके जहन में था कि एक नया पाकिस्तान बनेगा। जहाँ पे बहुत सारे लोग उनसे सेटिस्फाइड हैं, उसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं। और आप भी देख सकते हैं, जैसे आप लोगों का भी जैसा हुआ, इसी तरह अलग अलग जगहों पे काफ़ी लोग अब निकल आए हैं और अलग अलग पार्टीज़ अपने जैसे कर रही हैं, क्योंकि वो उनको यही है कि वो इस गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि खान साहब अपने पूरे 5 साल कर पाएंगे, जिस तरह अब लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए पीएसपी का मौकफ इसमें बड़ा दो टोक या बड़ा क्लियर है। जी। देखें, जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे वो खुद बहुत मायूस हैं, और जो लोग भी आज कह रहे हैं कि वो सेटिस्फाइड हैं इस हम्म। गवर्नमेंट से, मुझे लगता है कि उनका कोई स्टेक ही नहीं है। वो हनीमून मूड में है और उनका कोई स्टेक नहीं है। वो खलाओं की दुनिया में रह रहे हैं। उनका ग्रास रूट पे कुछ भी नहीं है। अगर वो कराची या पाकिस्तान आ जाए ना, तो या वो कारोबार कर रहे हो पाकिस्तान में, तो उनको लग पता जाए कि इस गवर्नमेंट की नाअहलियों की वजह से एक आम आदमी, चाहे वो गरीब हो चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो कितना परेशान है। नंबर 1। नंबर 2 ये जो ऑपोजिशन की जमातें एतराज कर रही हैं, भाई ऑपोजिशन इसमें अगर फर्ज करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो इस वक्त ऑपोजिशन की जमात का हिस्सा बनी हुई है। वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इनकलाब की बातें करते हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ इनकलाब लेकर आएंगे। भाई वो किस मुंह से इस हुकूमत को बुरा कह सकते हैं? पिछले 12 सालों से सिंध में उनकी हुक्मरानी है। इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया होगा, लेकिन सिंध का बेड़ा गर्क तो जो है वो पीपल्स पार्टी ने किया पिछले 12 सालों से, और वो मुसलसल यहाँ पर हुक्मरानी कर रहे हैं। तो उनको तो ये जेब ही नहीं देता कि वो किसी हुकूमत को बुरा कहें। अगर सिंध में कुछ बुराई है कराची से कश्मीर तक, तो उसकी तो 100% जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। फिर मुस्लिम लीग नून 3 दफा वजीर आजम रहे हैं। फिर उन्होंने क्या कर लिया है, फिर जेयूआई है, फजलुर रहमान एनपी है। इन तमाम पार्टीज के मौकफ में जो आज इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं, इनके पास कोई रिफॉर्म का एजेंडा नहीं है। ये कोई ऐसा मंसूबा पेश नहीं कर रहे जिससे एक आम आदमी को ये उम्मीद जागे कि हाँ भाई ये काम, इस काम से अब हमारे लिए कोई बेहतरी आ जाएगी। इनका सिर्फ ये कहना है कि एक इस वजीर आजम को हटाओ और हमें वजीर आजम बना दो। काम इन्होंने वही करना है जो ये काम कर रहे थे। अब पाकिस्तान इस निजाम के तहत नहीं चल सकता। पाकिस्तान को रिफॉर्म्स की जरूरत है। और कोई सिर्फ देखिए, पाकिस्तान का सिस्टम जस्ट लाइक ऐसे ही कि जैसे आपका कंप्यूटर कभी हैंग हो जाता है,
तो आपको उसको रीबूट करना पड़ता है, आपको उसको बिल्कुल। रीस्टार्ट करना पड़ता है। जी। पाकिस्तान का ये निजाम हैंग हो गया है, पाकिस्तान का ये निजाम, इसको रीबूट करने की जरूरत है। एक नेशनल डायलॉग की जरूरत है पाकिस्तान में, एक नेशनल एक एक एक, एक आपको एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत है आपस में, कि अब अगले 20 सालों तक आप पाकिस्तान को एक नेशनल एजेंडे पे कहां लेकर जाना चाहते हैं, और बाद में फिर आप अपनी पार्टीज का नैरेटिव बनाएं, लेकिन पहले एक नेशनल नैरेटिव क्लियर होना चाहिए। इस नैरेटिव और उस नेशनल नैरेटिव में ये भी होना चाहिए कि भाई अख्तियारात और वसाइल ऊपर रखने के बजाय तमाम तमाम नीचे तक, ताकि ये जो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट फैल रही है, ये बददिली फैल रही है, ये तो छोटे सूबों में महरूमी फैल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो है वो तहरीकें शुरू हो रही है, अलहदगी की तहरीकें सारी, जो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, बाहर के लोग भी और फॉरेन जो है वो एजेंसियां भी, वो इन्हीं महरूमियों को तो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो पाकिस्तान की जुडिशरी को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के सियासतदानों को, पाकिस्तान के मीडिया को, सबको ये बात सोचना पड़ेगा कि भाई अब जो है वो मुल्क जो है वो इस तरीके से नहीं चल सकता। अब मुल्क जो है वो अब इस मुल्क को हमें एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इसको आगे लेकर जाने की जरूरत है। बदकिस्मती से इमरान खान साहब से जो उम्मीदें थी, वो उम्मीदें जो है वो मैं समझता हूं कि वो बहुत मायूसी है लोगों के अंदर। और जो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है वो ये है कि जो इतना ज़्यादा कर्जा लिया जा रहा है कि आप इतने इतने पैसे लेके अलग अलग मुल्कों का आप किसी का लोन उतार रहे हैं लेकिन फिर किसी और से ले रहे हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से मुल्क को ये भी ख़तरे में डाल सकता है। अगर एक मुल्क पे बहुत ज़्यादा कर्जे चढ़ जाएं तो फिर वो ऑलरेडी एक अंडर प्रेशर आ जाता है, फिर जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं वो भी परेशान होते हैं कि अगर हमारे मुल्क पे इतना कर्जा चढ़ा हुआ है तो कहीं ये ना हो कि कभी कोई और आके इस पे टेक ओवर कर ले। तो जो कर्जे इतने ज्यादा लिए जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हमने इमरान खान साहब से ही सुना है कि बेगर्स कैन नॉट बी अ चूजर, और आपकी अपनी जो है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाती है, और सारी चीजें सारी सही बातें, लेकिन बदकिस्मती से सारे वो काम जिसको वो बुरा कहते थे, वही सारे काम वो आकर खुद कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट कर रही है। मुझे कभी कभी हैरत होती है आज भी सुनकर करंट गवर्नमेंट को और वजीर आजम को, कि ऐसा लगता ही नहीं है कि वजीर आजम को ये यकीन हो कि वो वजीर आजम बन गए हैं। ऐसा लगता है कि वो आज भी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, वो आज भी ओपोजिशन लीडर हैं। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो आज भी ओपोजिशन में बैठे हुए हैं। उनको बार बार इस बात को याद दिलाने की जरूरत है कि भाई वो वजीर आजम बन गए हैं। अब वो जो बातें कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कराना, जो ख्वाब उन्होंने दिखाए थे उसको इम्प्लीमेंट कराना उन्हीं का काम है। और उनकी इस बैड परफॉर्मेंस से, उसकी बैड गवर्नेंस से डेफिनेटली ये तो बहुत आसान है कि आप जो है वो कर्जे लेते जाएं और आप जो है वो उससे मुल्क चलाते जाएं। आप एक कर्ज लेके कोई इंटरेस्ट आप पे करें, फिर उसके लिए कर्जा लेकर फिर दूसरा इंटरेस्ट पे करें। आपका जो है वो आपकी लोकल भी आप नोट छाप रहे हैं, आप कर्ज ले रहे हैं, और आप जो है वो फॉरेन आप जो एड ले रहे हैं। तो ये सारी एक 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 मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस की एक मिसाल है। मैं समझता हूँ कि यहाँ से मुल्क जो है वो आगे नहीं जा रहा। हम एक कॉगमायर में, एक दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, और नीचे नीचे जो, और ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं कि मुल्क में कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं है। आप देखिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है आपके पीस और आपकी स्टेबिलिटी से। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है और पीस होता है, जब जाकर आपके यहाँ कोई लोकल इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है या बाहर से आकर इन्वेस्टमेंट होती है। आपके यहाँ पीस तो समहाउ है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दे दी हैं, लेकिन आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। आप देखिए कितनी खबरें हैं यहाँ के मीडिया पे कि लगता है कि बस अगले घंटे में कुछ हो जाएगा, अगले दिन कुछ हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल में कौन है जो अपना पैसा आकर लगाएगा, कौन है जो अपनी आके इन्वेस्टमेंट करेगा? और उसका नतीजा यह है कि जो है वो इकोनॉमी श्रिंक होती चली जा रही है, और हमें जो है वो मुल्क से बाहर से कर्जे लेकर हमें इस मुल्क को चलाना पड़ रहा है। वेरी पैथेटिक एंड वेरी सैड स्टोरी है हमारे यहाँ की इस वक्त तो, और बहुत डेस्पेंडेंसीज है, बहुत ज्यादा बड़ी मायूसी है। और इस करंट सिस्टम में ये पोटेंशियल नहीं लगता है कि वो इस तमाम सिचुएशन से वो उसको ओवरकम कर सकें।
नहीं, और जो हमारे जो यहाँ के ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो हम लोग भी न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं, तो हम लोग, हमारी भी बस यही दुआ, यही उम्मीद होती है कि बस एक कोई एक सही इंसान आए और ये जितने भी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेस कर रहा है वो सारे किसी भी तरह से सॉल्व हो जाएं। इनफैक्ट हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फंड रेजिंग डिनर वगैरह भी होते हैं, तो उस पर भी हम बहुत सारे पैसे होता है कि किसी तरह से पाकिस्तान की मदद हो जाए। तो आपको लगता है कि जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, तो डू यू थिंक के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको राइट होना चाहिए वहाँ के इलेक्शन में वोट देने के लिए? जी, जब उनसे पैसा लेते हैं और अपनी रेमिटेंस हम शो करते हैं, तो उनको जो है वो वोटिंग का भी राइट होना चाहिए। बट लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा ग्राउंड रियलिटीज़ को ज़रूर समझें। ये जो हम हमारे यहाँ जो चीज़ों को ग्लैमराइज़ करने का जो एक शौक है ना, कि हम रियलिटीज़ जाने बगैर जो है वो हम ग्लैमर के पीछे चल पड़ते हैं और ग्लैमर की दुनिया से बाहर निकलें और खुली आँखों से हक़ाइक़ को तस्लीम करें, सही को सही और गलत को गलत बोलें। देखिए, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है आपके सारे फैसलों का, आपको एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह के आगे जवाबदेह होना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने आपको एक अक्ल शऊर दिया है। अगर आपके फैसलों से मुल्क में बैड गवर्नेंस आ रही है, आपके फैसलों से कोई गलत आदमी पावरफुल हो रहा है, आपके फैसलों से कोई लोगों को तकालीफ हो रही है, तो एट द एंड ऑफ द डे आप भी कसूरवार होंगे इसके। तो बिल्कुल खुदा सही के बात है। वास्ते सही फैसले कीजिए, सही लोगों को परखिए, जानिए और ज़रूर एक्टिव हों, ज़रूर। आपके सिर्फ दुआ करने से या खुदा ना खास्ता बद्दुआएँ करने से जी, मुल्क में मसाइल हल नहीं हो जाएँगे। सही आप बात है। इंसान हैं, आपको अपना प्रैक्टिकल रोल प्ले करना पड़ेगा। हर किसी को अपने हिस्से का, और खास तौर हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। हमारा ये ईमान है और होना चाहिए कि इस दुनिया को अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक इम्तिहान की जगह बनाई है। हर बिल्कुल। किसी को बेमकसद पैदा नहीं किया। हम सब लोग जो कि आम वोटर हैं, हम सब लोगों का एक रोल है और अल्लाह की मदद। आपने जैसे एक बात की कि आपकी दुआ है, आप लोग दुआ करते हैं अल्लाह ताला कोई अच्छा इंसान भेज दे, अच्छा कोई जी, हुक्मरान भेज दे जो आपके मसाइल हल कर दे। ये आपकी दुआओं से सिर्फ नहीं होगा, आपकी दुआओं से नहीं होगा। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों की भी मदद सिर्फ दुआ करने से एक्शन नहीं की। से भी। मैं जी, मैं बिल्कुल। आप मैं आप मैं और आप तो हम लोग तो आज के इंसान तो हम तो बड़े गुनहगार लोग हैं। बिल्कुल। हम अगर सिर्फ दुआ करेंगे और अल्लाह की मदद आ जाएगी, नहीं आएगी अल्लाह की मदद। अल्लाह की सुन्नत ही नहीं है ये। अल्लाह की मदद को हासिल करने का तरीक़ाकार ये है कि अल्लाह ये कहता है कि आपके पास ये जो इम्तिहान दिया गया, इस ज़ुल्म के आगे खड़े होने वाले बनो, आवाज़ लगाने वाले बनो, दिल में बुरा बिल्कुल। समझो, ज़ुबान से बुरा बोलो और उसके बाद इतनी पावर हासिल करो कि ज़ुल्म को हाथ से रोक सको। सब लोगों को अपने हिस्से का रोल प्ले करने की, तो जब सब अपनी-अपनी कोशिशें डेफिनेटली। करेंगे इस ज़ुल्म को रोकने के लिए, तो फिर अल्लाह की मदद आएगी एट द एंड ऑफ द डे। और अल्लाह ताला किसी सही इंसान को इस मुल्क का रखवाला, इस मुल्क की खिदमत करने वाला बनाकर भेज देगा। यू नेवर नो। बिल्कुल, और जैसे कहा जाता है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब, हमारे प्रोग्राम के ख़त्म होने का वक्त हो गया और आपने हमें इतना टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आप अपनी पार्टी की तरफ से हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कहना है कि हमारे हालात बदलने के लिए आसमानों से फरिश्ते नहीं उतरेंगे। हमें खुद जो बिल्कुल। है वो कोई अपना रोल प्ले करना पड़ेगा और सोच समझ के रोल प्ले करना पड़ेगा। लोगों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर रोल प्ले करना पड़ेगा और हम अपनी ग्लैमर की और जो है फैंटेसी दुनिया से बाहर आएँ और माज़रत के साथ जो हमारे ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी जो बाहर रह रहे हैं, वो वो बाहर की कनाडा की और अमेरिका की और यूरोप की एज़ इट इज़ चीज़ों को पाकिस्तान में अपने मशवरों में उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं। नहीं, आपको अपनी जब आप कोई बात करेंगे तो आपको पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ को समझना पड़ेगा और उस बिल्कुल। ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक आप मशवरे भी दें और चीज़ों नतीजा ये होता है कि उनकी अच्छी बात भी जो है ज़ाया हो जाती है। तो जी, अगर आप रियलिटीज़ को ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं समझेंगे, भाई अमेरिका की चीज़ या कनाडा की चीज़ जो है एज़ इट इज़ पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। पहले बिल्कुल उसके लिए सही ग्राउंड बात तो है। बनाएँ, उस ग्राउंड को तो पहले बनाएँ। हम चाहते हैं कि बिल्कुल। भाई जो हम आप कनाडा की अपनी गलियों में और अपने 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 मुल्क में देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि एज इट इज वो यहाँ शुरू हो जाए वो चीज, या वो मशवरे आप यहाँ दे रहे होते हैं। उससे जो है वो काम नहीं बनेगा। पहले आप इस सही ग्राउंड बात है। रियलिटीज को, इसकी प्रॉब्लम समझें और इसकी प्रॉब्लम के मुताबिक आप जो सोल्यूशन दें। आप लोग बहुत कीमती लोग हैं। अपनी आपके पास जो नॉलेज है, जो आपके पास एक्सपीरियंस है, जो आपके पास वेल्थ है, उसको जाया ना करें, इस पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करें।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच आपका मैसेज देने का, एंड आई वांट टू प्लेजर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपकी पार्टी को। इंशाल्लाह थैंक यू। आप लोग पावर में आएंगे और फिर हम कराची में बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर इंशाल्लाह। टाइम एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम।